हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो आज हम अपनी एथिक्स की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा बिलीफ्स। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो पहले ना टीवी पे एक ऐड आती थी कोका कोला की। तो उसमें ये ऐश्वर्या राय यहाँ पे बैठी हुई क्रिकेट मैच देख रही है और इसके हाथ में ये कोल्ड ड्रिंक है। तो ये जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को खोलती है, यहाँ पे जो इंडिया का प्लेयर है वो सिक्स लगा देता है। तो इसको लगता है हाँ ये क्या हुआ। सो ये एक और बॉटल लेके आती है, फिर से उसको खोलती है, एक और सिक्स लग जाता है। फिर बॉटल लेके आती है, फिर उसको खोलती है, फिर एक और सिक्स लग जाता है। तो खूब सारी बॉटल्स ये खोल के रख देती है। ओके, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, तुमने सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना होगा कि सचिन हमेशा अपना लेफ्ट पैड जो है ग्राउंड में जाने से पहले वो पहले पहनते थे, राइट पैड बाद में। या फिर कोहली के बारे में एक स्टोरी है कि जब कोहली जो है, जब उनका फॉर्म खराब चल रहा था तो उन्होंने ना अपने ग्लव्स चेंज करने बंद कर दिए थे बिकॉज उनको लगने लग गया था कि ये ग्लव्स जो हैं ये मेरे लक के ग्लव्स हैं और जब मैं इनको पहनता हूँ तो मैं अच्छा स्कोर करता हूँ। सिमिलरली सहवाग जब, हाँ, क्रिकेट में ये नंबर वाली जर्सी चली तो सहवाग को भी एक नंबर मिल गया था। बट जब वो नंबर मिला तो सहवाग की फॉर्म खराब हो गई। तो सहवाग को लगा कि ये नंबर वाली जर्सी की वजह से मेरी फॉर्म खराब हो गई है। सो ही स्टॉप्ड वेयरिंग द नंबर्ड जर्सी और वो अकेले प्लेयर थे जो नंबरलेस जर्सी पहनते थे। एंड सिमिलरली धोनी चाहे किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो, कैप्टनशिप कर रहे हो, उनका नंबर हमेशा 7 ही रहता है। सिमिलरली 1983 में इंडिया का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था जिसमें कपिल देव ने 175 नॉट आउट रन स्कोर किए थे। तो उस टाइम पे जो टीम के मैनेजर थे मान सिंह, उन्होंने सारे प्लेयर्स को, जब सच कपिल बैटिंग कर रहे थे तो बोला था कि कोई अपनी सीट से नहीं हिलेगा, इवन वॉशरूम जाने के लिए भी। तो अब मैं तुमको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? पहले मैंने तुम्हें ये ऐश्वर्या वाली एड बताई, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें ये प्लेयर्स के जो सुपरस्टिशंस है, चोचले हैं, ये बताए। तो मैंने तुम्हें क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे अगर इसको असली माने, सच माने, तो ऐश्वर्या बिलीव्ड कि उसकी बोतल खोलने से सिक्स लग रहा है। सिमिलरली सचिन बिलीव्ड कि लेफ्ट पैड जब मैं पहन के जाता हूं तो मैं अच्छा खेलता हूं। कोहली हैड अ बिलीफ कि ये ग्लव्स जो हैं ये उसके लिए लक्की हैं और वो जब इन ग्लव्स को पहनता है तो वो अच्छे से खेल पाता है, उसका फॉर्म वापस आ जाता है। सिमिलरली सहवाग हैड अ बिलीफ कि जो नंबर है उनकी जर्सी पे वो अनलक्की है। एंड धोनी हैज अ बिलीफ दैट नंबर 7 इज गुड फॉर हिम। ओके, एंड यहाँ पे जो मैनेजर थे मान सिंह, ही हैड अ बिलीव कि व्हेन कपिल स्टार्टेड प्लेइंग गुड, कि सब अगर कोई अपनी जगह से हिला देन समथिंग रॉन्ग विल हैपन। इट वाज अ बिलीफ। सो व्हाट आर बिलीफ्स? बिलीफ्स क्या होते हैं? सो बिलीफ्स जो होते हैं ना, वो या तो कोई आइडियाज होते हैं, या हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, या हमारे मन के अंदर कोई कन्विक्शन होती है जो हम सच मान लेते हैं, ऑल्दो हमारे पास उसको सपोर्ट करने के लिए कोई कंप्लीट एविडेंस या कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं होता। ये बिलीफ जो होते हैं ना हमारे, ये मेंटल लेंसेज होते हैं जिनके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान कहे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उसके पास उसको क्वांटिफाई करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई लॉजिकल एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, बट ही बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिमिलरली कोई बिलीव कर सकता है कि हार्ड वर्क इवेंचुअली गिव्स गुड रिजल्ट्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिमिलरली पब्लिक सर्विस इज अ सेक्रेड ड्यूटी, कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लोगों को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग बिलीव करते हैं क्लाइमेट चेंज जो है वो रियल नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं ये बिलीफ्स हैं। और इनमें से कुछ जो होते हैं वो मॉरली वैल्यूएबल होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, जैसे कि रेड वाले। ओके, जैसे कि आंटी थे करण अर्जुन मूवी में, ये कह रहे थे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ऑल्दो ठाकुर ने करण अर्जुन को इनकी आंखों के सामने कुत्ते की मौत मार दिया था, स्टिल शी हैड अ बिलीफ कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। कोई लॉजिकल एविडेंस, कोई लॉजिकल रीजनिंग उसके पीछे नहीं थी, क्योंकि मरने वाले वापस नहीं आते। दैट इज अ साइंटिफिक फैक्ट। बट शी वाज सेइंग मेरे करण अर्जुन आएंगे, दैट वाज हर बिलीफ। सो
अगर हम इसको एनालॉजी के तौर पे समझे तो बिलीफ जो है ना वो हमारी लाइफ के या हमारे माइंड के जीपीएस सिस्टम जैसा है। ओके, एक जीपीएस सिस्टम जो होता है वो कार को चलाता नहीं है बट उसकी डायरेक्शन जो है उसको गाइड करता है। सिमिलरली बिलीफ जो है वो डायरेक्टली एक्शंस नहीं परफॉर्म करते बट वो हमारे डिसीजंस और बिहेवियर को गाइड करते हैं। ओके, अगर आपके जीपीएस में करेक्ट मैप्स हैं तो आपकी गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर एफिशिएंटली पहुंचेगी, सही टाइम पे पहुंचेगी। बट अगर आपकी जीपीएस में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो जो आपका ड्राइवर है, वो कॉन्फिडेंटली गलत रास्ते पर चला जाएगा। सिमिलरली अगर आपके अंदर करेक्ट बिलीफ्स हैं, तो आपका जो बिहेवियर होगा, वो एथिकल होगा। वो एक एथिकल बिहेवियर की तरफ आपको गाइड करेंगे। जबकि अगर आपके जो बिलीफ्स हैं, वो फॉल्स हैं या बायस्ड हैं या डिस्क्रिमिनेटरी हैं, तो आपके जो डिसीजंस होंगे जिनकी तरफ वो आपको गाइड करेगा वो भी अनएथिकल डिसीजंस होंगे। सो राइट बिलीव्स टेक यू टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन विच टेक यू टू राइट डेस्टिनेशन और मेकिंग राइट डिसीजंस। आगे देखते हैं और एनालॉजी से। मान लो योर माइंड इज अ कंप्यूटर, तो बिलीव्स जो हैं वो तुम्हारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हारे ह्यूमन माइंड का। तो एक कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और हर टास्क को कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो वर्ड प्रोसेसर हो, चाहे मेरा ये रिकॉर्डिंग वाला वीडियो चल रहा है, चाहे मीडिया प्लेयर हो, ईमेल, सब कुछ को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सिमिलरली तुम्हारे बिलीफ्स भी जो हैं वो तुम्हारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे तुम क्या जजमेंट्स लेते हो, तुम्हारी क्या वैल्यूज हैं, किन चीजों को तुम इंपॉर्टेंट समझते हो, तुम्हारे किस चीज के प्रति क्या एटीट्यूड है, तुम कैसे डिसीजन लेते हो। ओके, सो अगर एक तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है या उसमें कोई हार्मफुल कोड है या बग्स हैं, तो तुम्हारी आउटपुट जो है वो अफेक्ट होगी, तुम्हारा कंप्यूटर हैक हो जाएगा या प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। सिमिलरली अगर तुम्हारे बिलीफ्स जो हैं वो खराब है, प्रेजुडिस्ड है, तो तुम्हारी जजमेंट्स भी खराब होंगी, तुम लोगों को अनफेयर ट्रीट करोगे, तुम्हारे डिसीजंस जो हैं वो अनएथिकल होंगे और तुम सोसाइटी में बाकी लोगों के लिए हानिकारक बन जाओगे। सो गुड बिलीव्स आर लाइक क्लीन रिलायबल सॉफ्टवेयर जो कि एक क्लियर थिंकिंग, एथिकल डिसीजंस और पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ ले जाते हैं। एंड रॉन्ग बिलीव्स इसका ऑपोजिट। सो ये तुम्हारे एग्जाम के लिए फॉर्मल डेफिनेशन वाला माल मसाला है। पीडीएफ में से पढ़ के इसको एग्जाम में रिपीट कर सकते हो। अब हम देखेंगे आगे बढ़ने से पहले कि जो बिलीफ होते हैं और नॉलेज होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो जैसा कि हमने अभी देखा कि बिलीफ इज समथिंग जो कि एक इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, एक मनुष्य, एक प्राणी एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सच है, ये सही है, इवन दो उसके पास उसको प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड नॉलेज जो होती है वो एक ऐसी चीज होती है जिसको तभी सच माना जाता है, तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब उसके पीछे कोई एविडेंस हो, कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो और उसको तुमने बार बार वेरीफाई किया हो। तो इसका मेन डिफरेंस क्या हुआ कि जो बिलीफ है वो तुम्हारे फेथ पे, तुम्हारी हैबिट पे, तुम्हारी कैसी अपब्रिंगिंग है उस पे, तुम्हारी लाइफ में कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं या तुम्हारा कैसा सोशल इन्फ्लुएंस है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, माँ बाप कैसे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। बट जो तुम्हारी नॉलेज है वो हमेशा प्रूफ पे या रीजनिंग पे या ऑब्जर्वेशन पे या फिर रिलायबल एविडेंस पे बेस्ड होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इसको याद रखने का इजी तरीका देखो। पहले बिलीफ यानी कि तुम किसी को सिर्फ ट्रस्ट कर रहे हो। नॉलेज, तुमको पता है कि ये चीज सही है बट तुम्हें उसके सही होने के कारण भी पता है। सो एक पुल है, तो बिलीफ होगा कि तुम कहोगे कि वो पुल सेफ है क्योंकि तुम्हारे अराउंड हर कोई कह रहा है कि भाई वो सेफ है, हम हमेशा जाते हैं उससे। बट नॉलेज क्या है कि तुम ब्रिज की इंजीनियरिंग चेक करोगे, उसकी सेफ्टी टेस्ट करोगे, उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है उसकी रिपोर्ट देखोगे और फिर तुम मानोगे कि हाँ ये ब्रिज सेफ है। और सिंपल तरीके से समझते हैं, बिलीफ इज लाइक सेइंग कि भाई मेरे वाली अलग है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। नॉलेज इज लाइक नोइंग कि तेरा भी कटेगा बेटा। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। अब और एग्जांपल देखते हैं बिलीफ और नॉलेज के।
मान लो एक इंसान बिलीव करता है कि ड्रिंकिंग हर्बल टी कैन क्योर एवरी इलनेस, कि अगर तुम हर्बल टी पियोगे तो उससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब ये बिलीफ है क्योंकि ये बंदा जो है ना ये इसको सच मानता है, बट इसके पीछे कोई साइंस कोई रीजन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हर बीमारी की एक पर्टिकुलर मेडिसिन होती है जिसको कि साइंटिफिकली टेस्ट किया गया होता है। उसका एक क्लिनिकल एविडेंस होता है। तो अगर उसको कोई सच मानता है कि मैं क्रोसिन लूंगा तो मेरा बुखार उतर जाएगा, दैट इज नॉलेज। वो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड है। ओके। कोई स्टूडेंट है वो बिलीव करता है कि भाई मेरा तो ना पेपर हमेशा खराब ही होता है। तो अब क्योंकि उसने कुछ टेस्ट में खराब परफॉर्म किया होगा पिछले 10 में से 3 मॉक टेस्ट में, तो उसको ये बिलीव हो गया है कि भाई मैं तो ना फुद्दू हूँ, मेरे से नहीं होता कुछ भी। बट नॉलेज क्या है कि वो देखे कि हाँ पिछले 10 टेस्ट में सिर्फ 3 टेस्ट हैं जिसमें मेरे कम मार्क्स हैं, बाकी सब में मैंने 80 अबव स्कोर किया है। तो दैट इज नॉलेज व्हिच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा एविडेंस एंड नॉट ऑन सम ब्लाइंड assumption। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, 2 ऑफिसर हैं। एक मानता है कि भाई स्ट्रिक्ट परमि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने से ही ना क्राइम रिड्यूस होता है। अब ये एक बिलीफ है, ये उसकी पर्सनल कन्विक्शन है। बट इस बिलीफ को नॉलेज में बदलने के लिए कि क्या मेरा बिलीफ सही है, उसको क्राइम का डेटा जो है उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। उसको एविडेंस देखना पड़ेगा कि पनिशमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, रिहैबिलिटेशन ज्यादा इफेक्टिव है, या दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, तो ये बिलीफ जो है नॉलेज बनेगा। अब बिलीफ जो है हमारी थिंकिंग, इनिशियल थिंकिंग को गाइड कर सकता है, बट नॉलेज जो है वो हमको हेल्प करता है सच तक पहुंचने में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कि बिलीफ बनते कैसे हैं। होते हैं ये तो हमने देख लिया कि हाँ तुम मान रहे हो कि तुम्हारे वाली अलग है, बट ये बिलीफ बना कैसे। ओके। या कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग चोर हैं, या पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते, ये बिलीफ्स होते हैं उल्टे सीधे। तो ये बनते कैसे हैं? तो ये सडनली नहीं आते, ये ग्रेजुअली डेवलप होते हैं और बहुत लंबा प्रोसेस होता है इनके डेवलप होने का, जिसमें कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, सोसाइटल इंटरेक्शंस होती हैं, लर्निंग होती है। और जब ये चीजें, इन चीजों में तुम ओवर टाइम बार बार एक्सपोज होते रहते हो, इनका एक्सपोजर तुम्हें होता रहता है इन आइडियाज का, तो तुम इन आइडियाज को मॉरल प्रिंसिपल्स या ट्रुथ की तरह देखना शुरू कर देते हो। एग्जाम्पल से बताएंगे अभी कैसे। साइकोलॉजी में भी रिसर्च में हमने ये देखा है कि फैमिली होगी या तुम्हारे साथी हो गए, तुम्हारा कल्चर हो गया, तुम्हारी सोशल सराउंडिंग हो गए, ये सब स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम किस तरह के बिलीफ्स और वैल्यू सिस्टम को डेवलप करते हो। देखो, तो सबसे पहला फैक्टर होता है तुम्हारा बिलीफ जो डेवलप होने का है, वो है तुम्हारी प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि तुम्हारी फैमिली और अपब्रिंगिंग कैसी है। ओके। फैमिली तुम्हारी फर्स्ट विंडो होती है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है या तुम जो हो वो दुनिया को देखते हो। अब तुम्हारे अर्ली चाइल्डहुड में तुम्हारा जो माइंड है ना वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिसको थोड़ा फैंसी भाषा में टेबुलर रासा कहते हैं। और जो तुम्हारे एग्जाम में लिख देना, इसको इम्प्रेस हो जाएगा तुम्हारा एग्जामिनर। तो तुम्हारे पेरेंट्स के बिहेवियर पैटर्न्स, उनकी मॉरल वोकैबुलरी, उनके रिएक्शंस, किन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो तुम्हारे लिए ट्रुथ का प्राइमरी सोर्स होते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ पे बिलीफ अटेन करने का, कि बच्चे जो है ना वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। वो पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं। पेरेंट्स गाली दे रहे तो वो भी गाली देंगे। ओके। एंड रीइंफोर्समेंट से पेरेंट किस चीज पे उन्हें रिवार्ड देते हैं, किस चीज पे पनिशमेंट देते हैं, उस चीज से उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बड़ा होता है अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उसके पेरेंट्स रेगुलरली खाना शेयर करते हैं अपनी जो मेड है, डोमेस्टिक हेल्प है उसके साथ, और वर्कर्स को डिग्निटी से ट्रीट करते हैं, तो वो नेचुरली इस बिलीफ को इंटरनाइज कर लेगा, और उसको एक जिंदगी भर के लिए एक बिलीफ डेवलप हो जाएगा कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट, जो कि बाद में बड़े होने पे एक डीपली हेल्ड नॉर्मेटिव वैल्यू बन जाएगा, एम्पैथी और कंपैशन की। वहीं पे एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स जो है अपनी हाउस हेल्प को लिफ्ट में भी अपने साथ नहीं घुसने देते, तो वो कैसा बनेगा, यू कैन अज्यूम। दूसरा जो फैक्टर है बिलीफ्स के डेवलप होने का, वो है तुम्हारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो कि होती है तुम्हारे एजुकेशन, मीडिया एंड सोशल इंटरेक्शन के थ्रू।
जैसे ही एक बच्चा, एक इंडिविजुअल तुम घर से बाहर निकलते हो, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, जैसे स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी होगी या कोई लिटरेचर पढ़ते हो या डिजिटल मीडिया देखते हो, अपने दोस्तों में बातें करते हो, तो तुम्हारे जो होराइज़न्स है, जो तुमने घर पे चीज़ें सीखी है ना, वो चैलेंज होनी शुरू हो जाती है। तुम्हारा घर का जो बिलीफ सिस्टम है, वो चैलेंज होता है, एक्सपैंड होता है। तो इसका मैकेनिज़्म क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल एक्सपोज़र होता है कि तुम आपस में बैठ के बातें करो, उससे, डिबेट से, क्रिटिकल थिंकिंग से, और मेरे दोस्त मुझको एक्सेप्ट कर लें, तो पीयर एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये भी बिलीफ सिस्टम के डेवलप होने का एक फैक्टर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक स्टूडेंट है, वो बहुत ही कंज़र्वेटिव रूरल बैकग्राउंड से है, बट उसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में उसको एडमिशन मिल जाता है। अब यहाँ पे आके वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ता है, अपने अलग-अलग दोस्तों से, पीयर्स से उसकी इंटरैक्शन होती हैं, डिबेट्स में पार्ट ल लेता है। तो उसके जो पुराने कास्ट बेस्ड बायस थे कि भाई ये कास्ट ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ये सब जो हैं रिप्लेस हो जाते हैं विद पावरफुल बिलीफ इन इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड सोशल जस्टिस, और वो बिलीव करना शुरू कर देता है कि जात पात कुछ नहीं होती, सब बराबर है। ओके। तीसरा है फैक्टर तुम्हारे बिलीफ्स के डेवलप होने का, वो है कल्चरल एंड ट्रेडिशनल कंडीशनिंग, यानी कि तुम्हारा कल्चर और तुम्हारी ट्रेडिशन जो एक इनविजिबल गाइड बुक की तरह काम करते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। कल्चर और ट्रेडिशन जो है ना, ये लोगों के आइडियाज को शेप करते हैं रिगार्डिंग कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या हैं, रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, अथॉरिटी, सोशल कंडक्ट, यानी कि समाज में किस तरह से तुम्हें बिहेव करना है। अब लोग होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, तो अलग-अलग सोसाइटीज में, तो उनके बिलीफ भी अलग-अलग डेवलप होते हैं, क्योंकि अलग-अलग सोसाइटी की जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो भी डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम फेस्टिवल से, जो हमारी लोक कथाएँ होती हैं उनसे, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से, कम्युनिटी लिविंग से, कल्चरल नॉर्म्स से, हम धीरे-धीरे कुछ बिलीफ्स को, अपनी थिंकिंग को हार्डवायर करते हैं। हम चीज़ें सीखते हैं कि ये सही है, ये गलत है। नॉट नेसेसरीली वो सही हो या गलत हो, बट हम सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है, वो कलेक्टिविज़्म को इंडिविजुअलिज़्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। और कुछ फाउंडेशनल बिलीफ्स होते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कि भाई अगर कोई बड़ा है तो वो एक एक्सपीरियंस कैरी करता है, जो उसके पास विजडम है, एंड यू शुड रिस्पेक्ट हिम और हर। दूसरा है बच्चों की जो ऑब्लिगेशंस हैं पेरेंट्स की तरफ, कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना एक सेक्रेड ड्यूटी है, कोई इकोनॉमिक बर्डन नहीं है। और तीसरा है कम्युनिटी कोहेजन, यानी कि सोशल ग्रुप में जो हार्मनी है उसको बना के रखना अबव पर्सनल ऑटोनॉमी। ओके। नेक्स्ट तुम्हारा फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस, जैसे कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी जो है, वो भी तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो रिलीजियस टीचिंग्स जो हैं, वो फ्रीक्वेंटली हमें मॉरल बिलीफ्स और एथिकल कंडक्ट सिखाते हैं, और हमको ऐसे प्रिंसिपल्स देते हैं, जैसे कि क्या हमारी ड्यूटीज हैं, हमको दूसरों पे दया धर्म दिखाना चाहिए, जस्टिस, ह्यूमन बिहेवियर, के हमको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू धर्म सिखाता है कर्म और धर्म की बात। तो ये एनकरेज करता है लोगों को कि वो अपने काम को अपनी ड्यूटी की तरह देखें, मेयरली एज़ अ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट एज़ अ पर्सनल गेन। तो इससे क्या होगा, इस तरह के बिलीफ्स डेवलप होते हैं कि एक इंसान अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली करता है, बिना किसी एक्सेसिव अटैचमेंट टू रिवॉर्ड्स के, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा मिल जाएगा। ही डज़ इट लाइक अ ड्यूटी। रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं, वो मॉरल गाइड्स का भी काम करते हैं पर्सनल और पब्लिक लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग होते हैं जो कि सोशल वर्क करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये जो सर्विस है, ये जो सोशल सर्विस है, ये एक मॉरल ड्यूटी है रेदर देन जस्ट एन ऑब्लिगेशन। और लास्ट फैक्टर जो तुम्हारे बिलीफ्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, जो क्रिएट करने में हेल्प करता है, वो होता है तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, वो स्ट्रांगली रीइंफोर्स कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या कंप्लीटली चैलेंज कर सकते हैं जो तुम्हारे प्री कंसीव्ड बिलीफ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कई बार हमको ना एक ऐसा पावरफुल एक्सपीरियंस होता है, ट्रॉमा होता है, जिससे कि हमारी सालों की पहले की जो थिंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है।
फैमिली और कल्चर जो है वो इनहेरिटेड बिलीफ्स देते हैं, सही बात है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस हमें टेस्टेड बिलीफ्स देता है। लाइफ में क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं जैसे ट्रॉमा हो गया, सक्सेस होगी या प्रोफेशनल एक्सपोजर हो गया, जो कि या तो हमारे जो पहले से बिलीव्स है उनको रीइंफोर्स कर सकते हैं या उनको कंप्लीटली शैटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कन्या है, लड़की है, और ये सारा दिन टीवी पे, रील्स पे, अपनी मूवीज में सब यही देखती रहती है कि भाई ससुराल बहुत बुरा होता है, मदर इन लॉ जो होती है ना वो बहुत ही क्रूअल होती है, कंट्रोलिंग होती है, और शादी के बाद ना इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, कि मैरिज ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ फ्रीडम। ओके, बट देन इन दीदी की शादी हो जाती है। तो शादी के बाद क्या होता है, इनकी जो मदर इन लॉ इसको मिलती है, वो इसको रिस्पेक्ट से ट्रीट करती है, इसके डिसीजंस में इसको सपोर्ट करती है, मेक्स हर फील केयर्ड एंड वैल्यूड, और फैमिली मेंबर की तरह इसको ट्रीट करती है। तो इन कन्या को, इन दीदी को समझ आता है कि she experiences love, understanding and genuine care from her mother in law। तो अब इसका, इस एक्सपीरियंस से एक नया बिलीफ डेवलप होता है कि हमें रिलेशनशिप्स को सिर्फ स्टीरियोटाइप्स या मीडिया पोर्ट्रेयल्स के थ्रू ही नहीं जज करना चाहिए, बल्कि हमारे ओन एक्शंस एंड बिहेवियर से और खुद के एक्सपीरियंसेस से उसको जज करना चाहिए। सो यहाँ पे हमको क्या समझ आता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, इट कैन चैलेंज सोशल स्टीरियोटाइप्स, और हमारे जो पहले से जो बिलीव्स हम होल्ड करते हैं उनको चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ये तुम हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुम्हें लगता है कि ओहो सारे गवर्नमेंट सिस्टम्स जो हैं वो करप्ट हैं, कंप्लीटली स्टैग्नेंट हैं, कोई सिटीजन्स की बात नहीं सुनता, फीडबैक का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में। और इस बिलीफ की वजह से तुम बहुत ही सिनिकल बन गए हो, लोकल गवर्नेंस से डिटैच्ड हो गए हो, वोट भी नहीं डालने जाते हो कि क्या फ़ायदा यार, जीतना तो यही है, वो ही है। ओके, और तुम पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हो क्योंकि तुमको लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट एक दिन तुम डिसाइड करते हो अपनी लोकल म्युनिसिपल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, और वहां पे तुम्हें ग्रीवेंस, गवर्नमेंट ग्रीवेंस पोर्टल जो होता है वो मिलता है, और तुम उसमें, तुम्हारे घर के पास एक पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करते हो। तो अब जैसे ही तुम कंप्लेंट रजिस्टर करते हो तो एक कंप्लेंट आईडी, जो ट्रैकिंग आईडी है वो जनरेट होती है, तुम्हारे फोन पे क्या एक्शन लिया गया उसके अपडेट्स आने शुरू हो जाते हैं, रिपेयर वर्क शुरू हो जाता है, और तुम्हारा इश्यू रिजॉल्व हो जाता है। तो इस एक्सपीरियंस से तुम्हारा एक नया बिलीफ जनरेट होता है कि अगर सिटीजन पार्टिसिपेशन एक्टिव हो अलोंग विद ए रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो तुम्हारी गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी लाई जा सकती है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो फीडबैक को सीरियसली लेती है। सो एज अ रिजल्ट तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो पुराना बिलीफ है, इट चेंजेस फ्रॉम पैसिव क्रिटिसिज्म टू एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन। लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा था तो बिलीव्स का बाकी पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज राव अनूप सिंह। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।